और अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का। लखनऊ में विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना शामिल हुए। यह आयोजन युवाओं को नीति निर्माण में भागीदारी देने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के विधान भवन में 28 और 29 मार्च को आयोजित विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना और विधान परिषद सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के 24 नोडल केंद्रों से चयनित 240 युवा प्रतिभागी शामिल हुए। इन युवाओं ने वन नेशन वन इलेक्शन, लोकतंत्र को सरल बनाना, प्रगति को बढ़ाना, स्थिरता सुनिश्चित करना विषय पर अपने विचार रखे, जहां 3 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों का चयन किया जाएगा जो 1 से 3 अप्रैल तक नई दिल्ली में होने वाली राष्ट्रीय युवा संसद में यूपी का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उनकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 8 साल में यूपी ने विकास, सुरक्षा और सुशासन का मॉडल पेश किया है। हमारा राष्ट्रीय दायित्व भी तो कुछ है, याद रखना। इस राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता के साथ ही हम सबकी भी सुरक्षा जुड़ी हुई है। इस राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का दायित्व भी तो हम सबका होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव न हो, विभेद न हो, इस सभी की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है। राष्ट्रीय अखंडता को कोई चुनौती न देने का यह हर नागरिक का दायित्व बनता है। उस राष्ट्र की किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा का कोई व्यक्ति क्यों न हो, यह प्रत्येक का दायित्व बनता है कि देश मेरे लिए पहले सर्वोपरि है। मेरी जाति, मेरा मत, मेरा मजहब, मेरा क्षेत्र, मेरी भाषा बाद में, पहले देश। जब इस भाव के साथ हम कार्य करते हैं तब राष्ट्र विकसित होने की प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाता है और उसमें अपने कर्तव्यों के निर्वहन के साथ हर व्यक्ति, और वो प्रवृत्ति हमें वो करनी पड़ेगी। हम अक्सर देखते हैं कि सरकारी नौकरी जब तक नहीं मिलती व्यक्ति खूब पापड़ बेलता है, लेकिन जैसे मिले उसके बाद वो मान लेता है कि जैसे कि अब तो उसका काम समाप्त नहीं, उसके कार्य की शुरुआत होनी चाहिए और अपना अच्छा कुछ करके दिखाए। युवा संसद का उद्देश्य ही यही है, नेतृत्व की क्षमता, वह गुण हम विकसित करें और वह विकसित करने की एक नई प्रणाली को प्रधानमंत्री मोदी जी ने युवा संसद के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है कि हम भी अपने अपने क्षेत्र में उन गुणों से उत्प्रोत होकर के आगे बढ़ सके जो किसी भी नेतृत्व के मन में होना चाहिए। आप धार्मिक क्षेत्र में बन सकते हैं, सामाजिक क्षेत्र में नेतृत्व दे सकते हैं। आप हर एक व्यक्ति को किसी न किसी क्षेत्र में नेतृत्व देने के लिए अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब, युवा संसद का मतलब केवल नेताओं की फौज खड़ा करना नहीं। और जो यहां पे भी हमारे दोनों पीठासीन अधिकारी, विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी ने, विधान परिषद के माननीय सभापति जी ने जो बातें कही, उन्हीं बातों को दिखाते हुए कि कैसे हम नेतृत्व की इस क्षमता को विकसित करते हुए अपनी बातों को प्रभावी ढंग से किसी एक मंच पर रख सकते हैं। अपनी बात को, संवाद एक मायने रखता है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। जब हम लीक से हट करके कुछ नया करते हैं, कुछ अच्छा करने का प्रयास करते हैं, कुछ अतिरिक्त करने का प्रयास करते हैं, तो वह लोगों के लिए, सामान्य जन के लिए, समाज के लिए एक प्रेरणा बन जाती है और लोग उसको हाथों हाथ लेकर के जब सम्मान देते हैं तो वह एक नेतृत्व उस क्षेत्र में जो विकसित किया गया वही एक लीडर का गुण होता है। ऐसे जीवन के किसी भी क्षेत्र में
अनंत संभावनाएं होती है अपनी बातों को रखने का, अपने कार्य क्षेत्र को आगे बढ़ाने का। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह सुनिश्चित किया कि देश की पूरी व्यवस्था का संचालन होता है एक संविधान से। हम कानून कोई भी बनाते हैं, भारत का संविधान हमारे सामने होता है। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। उसका जो ड्राफ्ट था वह बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान सभा को सौंपा था और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 नवंबर 2015 से इस तिथि को संविधान दिवस के रूप में मनाने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसके पीछे का भाव ही था। विकसित भारत युवा संसद महोत्सव का ये आयोजन युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देता है। लखनऊ में इस कार्यक्रम ने युवाओं के विचारों को एक नया मंच दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और उधर लखनऊ में निर्माण आश्रय केंद्र में फूड पॉइजनिंग से बीमार बच्चों की घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया। इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय वो पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री योगी ने बीमार बच्चों से मुलाकात कर उनका हालचाल भी जाना। और इस घटना में अब तक 4 बच्चों की मौत हो चुकी है और कई की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। लखनऊ के पारक क्षेत्र में स्थित निर्वाण राजकीय बाल गृह में 23 मार्च की रात से बच्चों की तबीयत बिगड़ने की खबरें सामने आई थी। मंगलवार शाम को करीब 35 बच्चों को उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत के बाद लोक बंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान 4 बच्चों की मौत हो गई। 20 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर है, जिनमें से कुछ को KGMU और बलरामपुर अस्पताल रेफर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक बंधु अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हर बच्चे के बेड पर जाकर हालचाल जाना, साथ ही और अपराधियों को बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए। सीएम योगी ने बच्चों को स्वास्थ्य के अनुसार भोजन उपलब्ध कराने और उनकी देखभाल में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी। इस दौरान सीएम योगी बच्चों से मिलकर भावुक नजर आए और बच्चों ने भी उन्हें देखकर खुशी जताई। इससे पहले गुरुवार को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी अस्पताल का दौरा किया था और कहा था कि बच्चों के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। लखनऊ की कमिश्नर रोशन जैकब, डीएम विशाख जी और प्रमुख सचिव लीला जौहरी भी बच्चों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे थे। डीएम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में फूड पॉइजनिंग और पानी में गड़बड़ी की आशंका है। भोजन और पानी के नमूने फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं और एक संयुक्त कमेटी इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। आश्रय केंद्र पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बीमारी की जानकारी को 3 दिनों तक छिपाए रखने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों और सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब इस आश्रय केंद्र में ऐसी घटना हुई हो। पहले भी बच्चों के बीमार पड़ने की शिकायतें आ चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी के संभल में अलविदा की नमाज और आगामी ईद को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। संभल हिंसा के बाद बढ़े तनाव और जामा मस्जिद के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को और भी सख्त कर दिया है। जफर अली को कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने जमानत याचिका उनकी खारिज कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। संभल में अलविदा की नमाज को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। चंदौसी जामा मस्जिद और संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। जामा मस्जिद के मुख्य और संभल हिंसा का आरोपी जफर अली की गिरफ्तारी के विरोध में अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन और हड़ताल भी की थी, लेकिन प्रशासन ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। संभल में पहले से ही ड्रोन, सीसीटीवी और 38 नई पुलिस चेकपोस्ट के जरिए निगरानी की जा रही है। जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने भी साफ किया कि सार्वजनिक स्थानों पर नमाज की अनुमति नहीं होगी। साथ ही संवेदनशीलता को देखते हुए 3 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है।
गांव और मोहल्ले से लेकर जिला स्तर तक शांति समिति की बैठकें की गई है। नमाज केवल मस्जिद और ईदगाह में ही अदा की जाएगी। प्रशासन ने इलाके को 16 सेक्टरों में बांटकर मजिस्ट्रेट तैनात किए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है। हमारी माइक्रो और मैक्रो लेवल पर नियोजन हो चुका है और ग्राम और मोहल्ला स्तर से लेकर के जनपद स्तर तक पर्याप्त बैठकें हुई हैं और सभी लोगों ने सहयोग का और सौहार्दता बनाए रखने का प्रॉमिस भी किया है और हमारी सुरक्षा व्यवस्थाएं भी प्राप्त है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था है और 29 हमने मजिस्ट्रेट लगाए हैं, तो पर्याप्त तैयारियां हैं और बहुत अच्छे से आज जो अलविदा की नमाज है वो संपन्न की जाएगी। ईद पर जो नमाज पढ़ी जाएगी उसके लिए तैयारी है, जो छत पर नमाज न पढ़ने के और सड़क पर नमाज न पढ़ने के निर्देश है, उसके लिए जनता के लिए क्या निर्देश? पब्लिक प्लेसेस के लिए है, पब्लिक प्लेसेस पे कोई नमाज नहीं पढ़ेगा और बाकी अपने अपने स्थानों पे घरों में जहाँ भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। छत पर और सड़क पर नहीं है, सड़क के ऊपर नहीं पढ़ सकते हैं, बाकी कहीं भी पढ़े। पीस कमेटी की बैठक की गई थी और उसमें सभी लोग रहते हैं जो जिम्मेदार हैं इस क्षेत्र में और जिनसे बातचीत हमेशा से होती रही है त्योहारों को लेकर, तो उनसे बात की गई और ये उनको भी पता था और पुनः एक बार उनको ये बता दिया गया कि सड़कों पर और पार्क या जो भी इस तरह के जो सार्वजनिक स्थान हैं वहां पर नमाज पहले से ही नहीं हो रही है, तो वो नहीं होनी है इस बार भी। और वो लोग सहमत भी थे कि हम लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे। छतों की जहां तक बात है, उनका ये कहना था कि जो मस्जिद है उसके आसपास की छतों पर हम लोग नमाज अगर अनुमति हो तो पढ़ सकते हैं। उसके लिए बताया गया कि चूंकि अलविदा जुमे पे मस्जिदों में भारी संख्या में भीड़ होती है, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, तो इसके दृष्टिगत ये कहा गया कि अगर आसपास की छतों पर परमिशन दी जाएगी और पता नहीं वो छतें किस स्थिति में हैं, कई बार बहुत पुरानी छतें होती हैं और उतना भार वहन नहीं कर सकती हैं और अगर ज्यादा भीड़ हो गई तो वहां दुर्घटना होने की आशंका रहती है। कई बार छज्जा गिर जाता है या छत वगैरह गिर जाती है, किसी भी तरह की दुर्घटना हो सकती है। इसके दृष्टिगत ये कहा गया कि आप छतों पर नमाज जो मस्जिद के आसपास है उन छतों पर आप नमाज न पढ़ें और इस पर उन्होंने सहमति भी जताई। एएसपी श्री चंद्र ने कहा कि अलविदा की नमाज के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। नमाज शांतिपूर्ण संपन्न कराई जाएगी। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। संभल में अलविदा की नमाज के लिए पुलिस पूरी तरह सतर्क है। जोनल सेक्टर व्यवस्था लागू है और नमाज पूरी तरह शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराई जाएगी। यह सुनिश्चित किया जा रहा है, कहीं भी अशांति नहीं है। सर, पैरामिलिट्री फोर्सेज और मजिस्ट्रेट्स वगैरह की तैनाती भी यहाँ पे की गई है। पर्याप्त पुलिस बल लगाई गई है और आरएएफ, आरआरएफ, पीएसी के साथ सिविल पुलिस भी तैनात है और सेक्टर जोनल व्यवस्था लागू है। साथ ही ड्रोन और सीसीटीवी के माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था भी रखी जा रही है। सभी संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नजर रखी जाएगी। सर, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी, इस तरीके से किसकी व्यवस्था? यह पूर्व से ही निर्देशित किया गया था कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी और सुनिश्चित किया जा रहा है। सभी लोगों ने इस पर अपनी सहमति भी व्यक्त की है, कहीं भी सड़क पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। शांतिपूर्ण तरीके से नमाज संपन्न कराई जाएगी। ये सख्ती पिछले साल 24 नवंबर को शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के बाद बढ़ाई गई है, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली को 23 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। आरोपी जफर अली पर भीड़ को उकसाने और हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। चंदौसी कोर्ट ने जफर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी है और अब अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। जफर की गिरफ्तारी के बाद समुदाय विशेष में तनाव है, जिसके चलते प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। संभल में प्रशासन की सख्ती और सुरक्षा इंतजामों से अलविदा की नमाज और ईद को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने की हर संभव प्रयास किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर, संभल पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 3 तांत्रिकों सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है। वहीं तांत्रिक क्रिया और यौन शोषण कर ठगी करता था ये पूरा गिरोह। 2 आरोपियों ने दर्जनों युवतियों को अपना शिकार बनाया था। वहीं मोबाइल से युवतियों के फोटो और वीडियो भी बरामद किए गए हैं। तो संभल पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, जिसमें तांत्रिक करने वाला यानी तंत्र क्रिया करने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। जनपद संभल के थाना धनारी क्षेत्र में 21 तारीख को पुलिस को सूचना मिली कि एक राजपाल नामक व्यक्ति जिसको अपने घर से कुछ उसके जानकार लोग हैं यहाँ से लेके गए किसी अन्यत्र जगह पे और वहाँ ले जाके
उसके साथ में तंत्र क्रिया और इस तरीके के कार्य किए। और उसके बाद में जब वो ऑलमोस्ट मरणासन स्थिति में था तब वो चिल्लाया, तो वहाँ से वो व्यक्ति भाग के 21 तारीख को थाना आजा पे आके उसने अपने साथ आप बीती वो बताई। उसके आधार पे किडनैपिंग का और अटेम्प्ट टू मर्डर का एक अभियोग 91/25 थाना धनारी पर पंजीकृत हुआ। और उसके बाद में पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें एक बहुत बड़ा गिरोह जिसे धनवर्षा ठगी गिरोह के रूप में जाना जा सकता है, इस गिरोह के कुल 14 लोगों को गिरफ्तार करके आज पुलिस द्वारा जेल। और अलविदा जुमे की नमाज के मौके पर उत्तर प्रदेश के कई शहरों में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। मुरादाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, तो वहीं अलीगढ़ में जामा मस्जिद के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। दूसरी ओर लखनऊ में नमाज के दौरान लोगों ने वक्फ विधेयक 2024 के खिलाफ मौन विरोध जताया। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में अलविदा जुमे की नमाज के दौरान एक अलग तस्वीर देखने को मिली, जहां लोगों ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ मौन विरोध जताया। नमाजियों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की, जिससे विधेयक के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर की। लखनऊ में भी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। पुराने लखनऊ को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है और 64 हॉटस्पॉट्स पर विशेष निगरानी की जा रही है। 12 राजपत्रित अधिकारियों और 9 कंपनी पीएसी की तैनाती की गई है। मुरादाबाद में अलविदा जुमे की नमाज को लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं संवेदनशील मस्जिदों और प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। पीएसी, क्यूआरटी और स्थानीय पुलिस के साथ साथ ड्रोन कैमरों से निगरानी की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तैनात की गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। अलीगढ़ में भी अलविदा जुमे की नमाज के लिए जामा मस्जिद और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। जामा मस्जिद के चारों ओर आरएएफ और पीएसी तैनात की गई है। संवेदनशील इलाकों में ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी हो रही है। प्रशासन ने पिछले कुछ समय में संभल और अन्य शहरों में हुई घटनाओं को देखते हुए किसी भी जोखिम से बचने के लिए ये कदम उठाए हैं। देखिए, व्यवस्थाओं के लिए हमारी 2 महीने पूर्व से शांति समितियों की बैठक आयोजित कर दी जाती है, जिसमें जितने भी क्षेत्र के संभ्रांत व्यक्ति हैं, किसी भी तबके, किसी भी मजहब के हों, उनके साथ तालमेल स्थापित करके जितने भी हमारे आने वाले त्यौहार हैं उनके लिए व्यवस्था का जायजा लिया जाता है तथा उनकी परेशानियां दूर की जाती हैं। इसी का असर है कि पिछले जितने भी जुमे की नमाज अदा की गई या होली का त्यौहार है, काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से बीता और हमें ये विश्वास है कि आगे आने वाले ईद का त्यौहार और आज जो अलविदा की नमाज है वो भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बीतेगी। तो वहीं गाजियाबाद में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया। गाजियाबाद के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कैला भट्टा को रेड जोन में रखा गया और बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स तैनात की गई। देखिए, आज अलविदा जुमे की जो नमाज है उसको लेकर पहले से ही पूरी सतर्कता बरती गई है। जितनी भी यहाँ पर मस्जिदें हैं सभी पर पुलिस फोर्स का प्रॉपर डिप्लॉयमेंट किया गया है। इसके अलावा रूट मार्क और फ्लैग मार्च किए गए हैं। पीस कमेटी के जितने मेंबर्स हैं उन सभी से वार्ता कर ली गई है और से इंश्योर कराया जा रहा है कि जो शासन की गाइडलाइंस है उनको सुनिश्चित करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से सकुशल नमाज संपन्न हो। अलविदा जुमे की नमाज को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन लखनऊ में वक्फ विधेयक के खिलाफ विरोध ने सियासी माहौल को गर्मा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।